क्या हमारा पास्ट जैसा हुआ है वैसा ही हमें आज पता है कि थोड़ा वो मैनिपुलेटेड हमें बताया जा रहा बिल्कुल है? फॉर्म होल क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। जाओ उस पास में, यहीं से मैं यहीं पे पोर्टल में बनाता हूँ और यहीं पे निकल के आता हूँ, बस जंगल में निकल के आऊँगा और मैं यहाँ पे आके एक काम करूँगा, बस यहाँ पे शायद कोई पेड़ होगा उसको मैं काट दूंगा, फिर वापस आऊँगा तो शायद दुनिया एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बात होती है कि टेलीपोर्टेशन करना इतना मुश्किल क्यों है। अगर आपने एक वर्म होल बना दिया, हाँ। आप टाइम में भी आगे पीछे जा रहे हैं, तो क्या इस तरह हम अपना पास्ट देखकर वेरीफाई कर पाएंगे? फॉर्म होल वो रीजन है जिसके वजह से एक पार्टिकल में यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन चेंज करता हूँ, कुछ करता हूँ, और एक दूसरा पार्टिकल जो दूसरे से एंटेंगल्ड है, वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी हो, तब भी वो इंस्टेंटली अपना क्या नाम है स्टेट चेंज कर लेगा। एक वर्म होल स्टेबलाइज हो गया तो डेफिनेटली ये एक चीज तय हो जाएगी कि हम क्या कहते हैं, पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते मगर फ्यूचर मैनिपुलेट किया जा सकता है। टाइम एक लूप है जहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि ये पास्ट से फ्यूचर है, लेकिन एक लूप में बनता है और फ्यूचर अपना फ्यूचर बचा सके इसलिए पास्ट को बोल रहा है कि फ्यूचर बनाओ। क्या हम अपने पास्ट को फिर देख पाएंगे? तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ किस्सों की, कुछ मैथमेटिक्स की भी। और आज की वीडियो है इस बारे में कि क्या हम अपना अतीत देख सकते हैं, क्या हम अपना पास्ट देख सकते हैं, क्या वर्म होल बनाए जा सकते हैं, क्या है टेलीपोर्टेशन, और अगर इंसान के पास टेक्नोलॉजी आ गई तो सबसे आसान क्या है, वर्म होल को स्टेबलाइज करना या फिर टेलीपोर्टेशन करना। और अगर हमने वर्म होल बना लिया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हम कभी वर्म होल बना भी सकते हैं, और अगर वर्म होल बन गया तो कैसे फ्री विल खत्म हो सकती है। इस वीडियो में इन सब बातों में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। What is time? Time is like a river. Space and time is a fabric. We can bend the fabric of space and time. Time is defined to make motion look simple. Understanding time is essential to understanding relativism. Time. What is time? Welcome back to Sufi Tramp here once again, and this is going to be an extremely short video because Interstellar में वर्म होल बन गया था। यस। तो वर्म होल अगर उन्होंने जैसे, खैर उन्होंने तो काफी सिंपल एक्सक्यूज ये दे दिया था कि वर्म होल्स दे हैव क्रिएटेड फॉर अस, है ना। तो इसेंशियली वर्म होल क्या होता है? वर्म होल मतलब स्पेस टाइम को, अगर आपने 2-3 वीडियो में भी समझा था कि अगर ये टेबल एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, इन दोनों एंड्स को फोल्ड करके अगर मैं छेद कर दूं तो ये एक वर्म होल हो जाए। बेसिकली वो स्फेयर होता है, हम उसको होल होल बोलते हैं कि दुनिया हम जिसको परसीव करते हैं वो 3D है। तो 3D होल क्या होगा? 3D होल एक स्फेयर होगा। यस। तो अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि क्या वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं? वर्म होल क्वांटम लेवल पे ऐसे आजकल प्रूफ भी मिलते हैं। वर्म होल क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। शायद एक तर्क इसलिए भी दिया जाता है कि शायद इसी वजह से दो चीज़ जो है, पार्टिकल जो है एंटेंगल्ड हैं। शायद वर्म होल वो रीज़न है जिसके वजह से एक पार्टिकल में यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन चेंज करता हूँ, कुछ करता हूँ, और एक दूसरा पार्टिकल जो दूसरे से एंटेंगल्ड है, वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी हो, तब भी वो इंस्टेंटली अपना क्या नाम है स्टेट चेंज कर लेगा। एक थ्योरी ये भी आती है कि एक्चुअली हम एंटेंगल को वैसे ना समझें, हम एंटेंगल को एज अ होल आपको समझाने के लिए एक पूरा पार्टिकल ही माने, और जैसे ही हम किसी भी एक पार्टिकल को किसी यूनिवर्स के कोने में ऑब्जर्व करते हैं तो वे फंक्शन कोलैप्स करता है। इसी चक्कर में दूसरे पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से, उसी वजह से बदल जाती है। तो ऐसा तर्क देते हैं कि क्वांटम लेवल पे वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज बात किस बारे में है कि हम वर्म होल और इन सब के बारे में क्यों कर रहे हैं, कि क्या हमें जो किस्से कहानियाँ बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, जैसे हमारे नाटक में आता था कि दादी सुनाया करती थी दादा की कहानियाँ, एक डाकू राजा की कहानियाँ कोर्ट मार्शल में, तो क्या वो किस्से कहानियाँ सच है? क्योंकि मैंने अपना इतिहास नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज, जैसे मेरी उम्र 29 साल हो गई है, स्वीट 30 कहते हैं उसे, मैं आने वाला हूँ तो 30 साल से पहले दुनिया थी भी कि नहीं थी मुझे नहीं पता। आज चलते थोड़े साइंस के टर्म्स में, मैं कैसे मान लूँ कि 30 साल पहले दुनिया एग्जिस्ट भी करती थी। जैसे एक बहुत वो था, शायद उसने बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था ना, हमने डायलॉग भी लिया था कि अगर मैं चांद को ऑब्जर्व ना करूँ तो चांद होगा नहीं। मैं कैसे मानूँ? मैंने आंखों देखी नहीं। तो सारी बात यही आती है। देखो बड़ी अच्छी मूवी है, आंखों देखी। अरे हाँ, देखिए मैंने वो संजय मिश्रा साहब की ना, तो वो उसमें ये भी आता है कि जो मैं देखूंगा वही मानूंगा। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप हमें चाइनीज विस्पर के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, मतलब चाइनीज विस्पर का एक कॉन्सेप्ट इस तरह आता है कि मान लो जैसे कि चाइनीज विस्पर, खैर बचपन में काफ़ी लोग खेलते थे, काफ़ी लोगों ने नहीं भी खेला होगा। गेम कुछ इस तरह रहता है कि आप बस एक बार आपके बाजू वाले के कान में कोई एक चीज़ फुसफुसानी है, एक बार, और जो आपने सुना
वो हूबहू आपको इसको बताना है। अब आप क्या कर सकते हो, इस गेम का पहला मजा तो ये है कि एक ही बार, क्योंकि विस्पर करना रहता है, कई बार सुनाई नहीं देता ढंग से, जब तक आखिरी इंसान तक बात पहुंचती है कुछ अजीब ही चीज वो बन के आती है और इसमें आता है मजा। या फिर कई लोग अभिषेक दीक्षित जैसे थोड़े खुराफाती रहते हैं, खुद ही बदल देते हैं और फिर पता नहीं चलता कि किसने क्या बदला क्या नहीं किया। तो क्या हमारी हिस्ट्री भी कुछ इस तरह ही है? क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। बिल्कुल। तो क्या हमारी हिस्ट्री एक ही नैरेटिव को बार बार पुश किए जा रही है? अगर ये सही है तो क्या हमारा पास्ट जैसा हुआ है वैसा ही हमें आज पता है कि थोड़ा वो मैनिपुलेटेड हमें बताया जा रहा है? बिल्कुल। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल भी हम सब पढ़ते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि मून लैंडिंग सही थी कि नहीं थी? एंड इनफैक्ट बात ये कि उसके पीछे काफी सारे लेजिबल रीजंस भी हैं। क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, स्पेस रेस चल रही थी, रशिया आगे निकल रहा था। शायद उस वक्त इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो। आज भी मैं कॉल करता हूँ, फोन डिस्कनेक्ट कर जाता है, सिग्नल डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, और उस जमाने में आप इंफॉर्मेशन को वहाँ ले जाओ ताकि लैंड करवा दो। बाय द वे मैं मानता हूँ कि शायद 99% है कि मून लैंडिंग सही थी। वो इंटरस्टेलर में बोलता है ना कि विटनेस कितनी चाहिए आपको, तो वही है 90%। तो 90% की बात है नहीं, बट 90% आई थिंक डेफिनेटली हुई थी। बट क्या है कि इन सब कॉन्स्पिरेसी और ये जो डाउट्स हैं, ये पहली बात तो एक तरह से अच्छी बात भी है कि हमें हर चीज क्वेश्चन करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार मून पे गए ना, हम कई बार गए हैं, बार गए, और बाद में दूसरी कंट्रीज भी गई जो वेरीफाई कर सकती हैं जो भी अमेरिका के क्लेम्स। अगर आपको भी वेरीफाई करना है तो आप स्पेसशिप में जाइए, मून पे जाइए, और जिस जगह उन्होंने क्लेम किया वहाँ जाइए। अभी भी नील आर्मस्ट्रांग के उनके जूतों के निशान होंगे, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं चलती तो धूल नहीं उड़ती, और गाड़ियाँ भी नहीं चलती, बस भी नहीं चलती कि उनके पीछे धूल उड़ जाए, तो वहाँ पे वो निशान बरकरार रहे। मगर उस इवेंट से लेकर अब तक 55 इयर्स गुजर चुके, 55 साल गुजर चुके। तो इस दौरान जो इतने सारे सवाल आ रहे थे वो सबका काइंड ऑफ लेजिटिमेट था। तो इसीलिए सवाल आता है फिर वर्म होल में कि अगर क्योंकि ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, आप सिर्फ स्पेस में ही आगे पीछे नहीं जा रहे हो। अगर आपने एक वर्म होल बना दिया, आप टाइम में भी आगे पीछे जा रहे हो। तो क्या इस तरह हम अपना पास्ट देखकर वेरीफाई कर पाएंगे? वही ना। अभी दीक्षित साहब एक बात बताइए, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा ये जानने का कि ये सारी चीज़ें सच थी कि नहीं? कि अगर हम मान लीजिए किसी बहुत लोग ऐसा मिथ समझते हैं, साइंस को उस वे में ना समझे, तो अगर हम एक काम करें, 55 साल पहले हुई थी ना, एक काम करते हैं, मस्त सा प्लेनेट ढूंढते हैं, और जो कि अर्थ से 55 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि लाइट को प्लेनेट पे पहुंचने के लिए 55 साल लगेंगे। ठीक है। और मैं उस प्लेनेट पे पहुंच जाता हूं और मस्त किसी दूरबीन से देखता हूं और मैं अपना पास देख लूंगा, क्योंकि भैया 55 साल जब जैसे ही पहुंचूंगा मैं सैटेलाइट लगाऊंगा, देखूंगा अरे वाह नील भाई अपने पहला कदम रख रहे मून पर। तो क्या हम बिना वर्म होल टेलीपोर्टेशन के क्या हम अर्थ से 55 लाइट ईयर्स दूर वो प्लेनेट पे पहले पहुंच पाएंगे ताकि हम उस लाइट को देख पाए? एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं पहले। कि अपने शिप ऑफ थीसिस जो है फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, और बहुत ही अच्छा उसका वो है कि थीसियस, शिप ऑफ थीसियस है। तो थीसियस जो थे वो ग्रीक लेजेंड है, हीरो कहा जाता है उनको। उनकी जो शिप थी वो एथेंस में एज अ मॉन्यूमेंट आई गेस अभी भी रिस्टोर्ड होगी, या उस समय थी रिस्टोर्ड। तो अब क्या है कि वो शिप है रिस्टोर्ड, उसका एक पार्ट गल गया, खराब हो गया, तो उस एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर दिया गया, फिर दूसरा खराब हो गया, फिर तीसरा हो गया, करते करते उस शिप के हमने सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो शिप थीसियस की है कि नहीं है, क्योंकि उसमें अब तो सारे नए पार्ट्स लग चुके हैं। यस। और इसी में एक और बात है कि अब जो मैंने रिप्लेस करे थे वो पार्ट्स, तो जो पुराने पार्ट्स को मैं अगर कोई बंदा, मान लो ये सब मैंने किया और व्योम ने वो सारे पुराने पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया और उनसे उस शिप को रीबिल्ड किया, तो पार्ट्स तो वहाँ हैं और यहाँ ओरिजिनल शिप थी जो रिप्लेस हो गई नए पार्ट से। तो अब क्या मेरी शिप ओरिजिनल शिप है या व्योम की शिप ओरिजिनल शिप है, या दोनों में से कोई भी नहीं, या दोनों ही है? कितने बेहतरीन एक सवाल से दूसरा सवाल दाग दिया दीक्षित साहब ने। उस बस बेहतरीन, इसको मैं टेलीपोर्टेशन समझाऊंगा आपको कि टेलीपोर्टेशन में भी मतलब क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले जो मैंने आपसे वो सवाल पूछा उसका मतलब यही है, सिंपल सी बात, आपको उस प्लेनेट पे 55 लाइट ईयर्स पहले 55 साल पहले वाली लाइट से पहले पहुंचना है। आप स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल नहीं सकते, तो आप कभी उस रोशनी से जीतोगे नहीं जो स्पेस टाइम पे चल रही थी। तो लॉजिकल सेंस में, क्लासिकल सेंस में हम क्या नाम है उस प्लेनेट पहले पहुंचेंगे ताकि हम वो चीज़ देख सकें।
ये तो बात हो गई कि हाँ लॉजिकल वे कोई भी पॉसिबल नहीं। अब दीक्षित साहब पे आते हैं। दीक्षित साहब ने जो एग्जांपल दिया आपको, वो भी आप भी सोचिएगा, वो एग्जांपल आता है टेलीपोर्टेशन पे। हम टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या समझते हैं दीक्षित साहब? जैसे आपने एग्जैक्टली जो बोला वही है कि सारी इन्फॉर्मेशन लो यहाँ से और वहाँ डाल दो। सेम मैं व्योम से भी पूछूंगा कि जैसे होता भी है ह्यूमन बॉडी में भी, हाँ। सेल्स बदलते रहते हैं। हाँ। तो अब जो हमारा शुरू में, जब आज से वो 30 साल पहले की बात हुई, हाँ। तो जो शुरू में 29 साल में जब क्या एकदम कमाल शिशु क्वेश्चन थे, है यार ये। हाँ। शिशु थे तो सेल्स अलग थे, हाँ। और आज सेल्स बॉडी में बदल चुके हैं। तो क्या ये वही है या वो बदल चुका क्या है? बात है नहीं, यार। वो वही है, तो वही, क्योंकि वो सेम जेनेटिक कोड से बन रहा है। ये बट यस लेकिन एक बात जो मुझे लगता है, ये तो बात बेहतरीन है, डॉक्टर साहब मेडिकल की बात आ गई, लेकिन मैं एकदम सोचता DNA में हूँ, पहुंच गए। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद हमारी सो कॉल्ड समझ, हमारी जो समझ है, हमारी समझ हमें अस्तित्व देती है। हमारी कॉन्शियसनेस, जैसे वो जैसा आपने एग्जांपल जो क्वेश्चन पूछे, उसमें से मुझे लगता है जिसके अंदर थीसियस बैठा है वही शिप ऑफ थीसियस है, क्योंकि वहाँ कॉन्शियसनेस है उसकी। दो मैंने पूरे पार्ट्स एक नई जगह असेंबल कर दिया और वही शिप बना दी, लेकिन मेन क्या है, जो कॉन्शियसनेस जहाँ पर है उसी को हम वो कहेंगे। हमारे शरीर के जितने सेल्स होते हैं, आई गेस डॉक्टर साहब आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि इवेंचुअली वो सब डाई आउट हो जाते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। हाँ, तो हम कंप्लीटली बदल जाते हैं। हाँ। हम कंप्लीटली बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों कहते हैं कि ये सुफियान है, ये दीक्षित है, ये व्योम है? क्योंकि इनके अंदर अभी भी वो कॉन्शियसनेस बाकी है। तो ये चीज़ें होती है जो हमें अस्तित्व देती है। अब सारी खेल आता है एक नई चीज़ों पे। अब टेलीपोर्टेशन पे आएंगे, वार्म होल पे आएंगे। सबसे पहले अब इनका चालू हो गया, तो इनके सवाल का जवाब लेते चलते हैं कि एक तरीका ये है उस 55 साल पहले पुरानी लाइट से जीतने का, कि हम उस 55 लाइट ईयर्स दूर वाले प्लैनेट पे तुरंत पहुंच जाते हैं टेलीपोर्ट करके। अब टेलीपोर्टेशन कैसे होता है पता है? जैसा जितना भी आप पढ़ेंगे उसमें क्या आता है कि दीक्षित साहब को मुझे टेलीपोर्ट करना है उस प्लैनेट पे, मान लीजिए वहाँ पे लकीली वहाँ पे एक मशीन मिल गई मुझे जो वहाँ से टेलीपोर्ट कर देगी इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है, उस मशीन को दीक्षित साहब के हर एटम में से, हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब के क्वांटम स्टेट्स के इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा। लगभग एक शरीर के अंदर 10⁻28 एटम्स होते हैं लगभग। यस। एटम्स के बाद उनके अंदर प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्वार्क्स, ये सब जो सब कुछ है, उन सब की इन्फॉर्मेशन ले लो। मगर दिक्कत क्या है, हमें उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से उठाना है जिस स्टेट में वो है। दीक्षित साहब के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर जो एटम्स है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे एग्जैक्टली जाननी है। उसको एक डेटाबेस में लगाना है। 10⁻28 एटम्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है और स्टोर करनी है एक ऐसी जगह जो कि फिलहाल तो अर्थ के पास इतना डेटाबेस है नहीं कि इतना इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ले। बात यहाँ पे क्वांटम स्टेट्स की हो रही है, हर एक स्टेट को स्टोर करना है। उससे भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं सबसे मिलके बने तो दुनिया में ब्रह्मांड में फैले हुए। अब मैं क्या करूँगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से किसी एटम को इकट्ठा करूँगा, वो डाल दूँगा। थीसियस मैंने लिया इसके पुराने एलिमेंट्स को, उसको हटा दिया और वहाँ जोड़ दिया, और वहाँ पे दीक्षित साहब बन के आ गए। और दीक्षित साहब ने लगाई दूरबीन और देख लिया, अरे वाह नील भाई वहाँ बैठे हैं, नील भाई ने कदम रखा या फिर नहीं रखा था। अब दिक्कत ये आती है, दीक्षित साहब हमने बचपन में, आप भी सुनना यार डॉक्टर साहब, हम एक बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था, आप किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके, वैसे हर एक के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी चीज़ की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन सब की इंफॉर्मेशन, मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप स्टोर कौन सा डाटा कर रहे हैं? और जो आपने डाटा स्टोर किया है तो आप वहाँ भेज कौन सा डाटा रहे हैं? और एक भी, मैं बोल रहा हूँ, एक भी अगर डेटा इनका गलत कॉपी हो गया वहाँ, तो ये तो तबाह हो जाएंगे, यहाँ ये वहाँ बन के नहीं आएंगे। समझ रहे हो? ये एग्जिस्टेंस से खत्म। या फिर जो नया आएगा वहाँ पे दीक्षित 2.0, या फिर क्या कहते हैं अभिषेक दीक्षित 21 क्योंकि इनके पेज का नाम 22 है, तो वो वहाँ पे 21 आएगा। रीजन इसलिए ही कर देते यार। ठीक है, आपसे तो यार कम होगा ना वहाँ पर, अगर एक एटम मिस हो गया, एक मिस हो गया ना। इसीलिए टेलीपोर्टेशन में दिक्कत यार, आप सोच के देखो, हाइजेनबर्ग साहब के हिसाब से नेचर एक ऐसा चीज है जो कि अपना मोमेंटम और पोजीशन एक साथ डिफाइन नहीं कर सकता, और जब वो डिफाइन नहीं कर सकता तो आप कॉपी क्या करोगे, और आप कॉपी क्या करोगे जो वहाँ पे आप भेजोगे। तो टेलीपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल सेंस में कहा जाए तो लगभग नामुमकिन है।
अब मुमकिन होने की बात होगी तो पता नहीं और क्या क्या होगा कि आगे चल के हमें शायद ये पता चल जाए कि हाइजेनबर्ग साहब गलत थे, आइंस्टाइन एकदम एक ज़माने में एकदम सही थे। आइंस्टाइन इसके पूरे अगेंस्ट थे कि यार क्वांटम मैकेनिक्स, ये हाइजेनबर्ग जो तुम बात कर रहे हो वो क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो। आइंस्टाइन थे कि यार हम पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग ने बोला नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स अभी हो रहे हैं और जो चीज़ हाइजेनबर्ग को सही साबित भी कर रही है, लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आगे चल के वो सारी चीज़ें शायद गलत भी हो जाए, तो अभी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है ये कर देना। तो इसलिए टेलीपोर्टेशन से वहाँ तो पहुँच नहीं सकते। yes, ये बात। बट एक क्वेश्चन है, ऐसे कई लोग क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में बात तो करते हैं। चार्ल्स बेनेट ने इस पे थोड़ी बहुत बात की थी। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है? क्वांटम टेलीपोर्टेशन के हिसाब से ये है, वही थोड़ा उसमें समझेंगे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और उसके हिसाब से समझाते हैं कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन में बिना फिजिकली में किसी पार्टिकल को मूव किए इन्फॉर्मेशन कहीं और भेज देता हूँ, तो क्वांटम लेवल पे हो रही है। क्वांटम लेवल पे तो ऐसी चीज़ें भी मानी जाती है, अगर मान लो कि मैं ये नहीं मानूँ कि इलेक्ट्रॉन कोई वेव है और सही में मानूँ वो पार्टिकल है, तो हमें एक्सपेरिमेंटली तो ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन डिफाइन नहीं कर पा रहे। अगर उसको उस स्टेट पे ना माने तो इलेक्ट्रॉन टेक्निकल टर्म्स में एक जगह दिखता है और दूसरी जगह निकल के आता है, बीच में गायब हो जाता है। इस वे में आप समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली में उसको मैं वेल डिफाइंड पार्टिकल मान लूँ और एक्सपेरिमेंट्स बोल रहे हैं कि यार हम उसकी डिफाइन नहीं कर सकते पोजीशन क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन एक वेल डिफाइंड पार्टिकल है, तो आज वहाँ यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है, बीच में कहाँ गया नहीं पता। तो यू कैन से कि एट द क्वांटम लेवल वो टेलीपोर्ट कर ऐसे कर रहे हैं, इसको कह सकते हैं। इसमें एक तरीका भी है कहने का। अब यहाँ पे बात होती है कि टेलीपोर्टेशन करना इतना मुश्किल क्यों है। बाय द वे कहते भी है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन से पहले हम वार्म होल को अचीव कर लेंगे, स्टेबलाइज करना। अच्छा, तो इतनी मुश्किल है टेलीपोर्टेशन। आप समझ लो 10⁻28 एटम्स, उनका इन्फॉर्मेशन और कितना कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, क्वांटम स्टेट का इन्फॉर्मेशन, उसको आपको कॉपी करना है। आपके पास पहली बात तो सिस्टम नहीं है कि उस डेटा को रख सको, और रखते वक्त आप क्या रख रहे हो। अगर सही में हाइजेनबर्ग सही है और सही में पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन नहीं हो सकता, तो आप किस चीज़ को कॉपी करें। आप पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजनी है ना, तो आप कर ही नहीं सकते कैलकुलेट, तो भेजोगे क्या। तो सारी बातें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हम टेलीपोर्टेशन से कम वहाँ तक लगभग नहीं जा सकते। अब बात आती है डॉक्टर साहब आपका प्यार टॉपिक। तो अभी ये तो हो गया, ठीक है, टेलीपोर्टेशन की बात हो गई। टेलीपोर्टेशन इन अ वे ईजियर सोल्यूशन भी है कि भाई एक झटके में एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, और अगर देख पाओगे तो शायद आप अपना पास वेरीफाई कर पाओगे। मगर जैसे आपने कहा कि टेलीपोर्टेशन तो शायद ही हो, वर्म होल हम शायद बनाकर स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो एक वर्म होल जो कॉन्सेप्ट है वो तो आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद आया कि अगर सच में एक फैब्रिक है तो शायद ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। मगर एक और क्वेश्चन ये आता है कि वर्म होल फिर स्टेबलाइज क्यों नहीं हो सकता या हो पा रहा है। आप ही के इन्होंने बताया ना कि वर्म होल स्पेस और टाइम दोनों जोड़ता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ वर्म होल बनाता हूँ और यही निकल के आता हूँ, बस टाइम अलग कर देता हूँ। वर्म होल स्पेस और टाइम दोनों जोड़ता है। और यहाँ आप जाओ पिछले 50 साल पहले निकल के आओ, जब यहाँ पे कैफे भी नहीं होगा, जब यहाँ पे शायद कोरेगांव पार्क जंगल होगा, और वहाँ पे जाके आप बस ओशो था क्या था वो पता नहीं ओशो होंगे वहाँ पे 80s में बना था शायद, आई गेस। खैर सॉरी हम डाइग्रेस। प्लीज कंटिन्यू। जाओ उस पास में, यहीं से मैं यहीं पे बोतल में बनाता हूँ और यहीं पे निकल के आता हूँ, बस जंगल में निकल के आऊँगा और मैं यहाँ पे आके काम करूँगा। बस यहाँ पे शायद कोई पेड़ होगा, उसको मैं काट दूंगा, फिर वापस आऊँगा तो शायद दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि पास्ट में अगर आपने सांस भी ले लिया तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगी, आखिर ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किसने बन किया अंदर, किसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और यूनिवर्स जब कंफ्यूज हो जाए तो अपने आप कोलैप्स कर जाए। इसलिए वो बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंग की एक थ्योरी आती है, क्या कंजक्चर कहते हैं, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्टिंग कंजक्चर। यू नो कि अंग्रेजी की टांग थोड़ी टूटी हुई है मेरी। इसके बारे में हमने बहुत पहले बात भी की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी अच्छा वीडियो था वो भी, मजा बहुत आया था, इतना याद है मुझे। तो उसमें ये था क्रोनोलॉजी बहुत, मतलब अगर आप शब्दों का मीनिंग निकालेंगे तो क्रोनोलॉजी मतलब किस सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग उसको प्रोटेक्ट करना, कंजक्चर कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंजक्चर आ जाएगा, असमंजस आ जाएगी कि भाई ये क्या है। तो वो ये बोलते हैं, अगर वैसे बाय द वे आप मैं इसके बाद एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा मैथमेटिक्स की। वर्म होल्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो वर्म होल्स हमने बनाया, आपको पता है वर्म होल किस स्पीड में कोलैप्स करेगा। अब मान लीजिए आपने वर्म होल बना भी दिया, तो वो किस स्पीड के अंदर कोलैप्स करता है। मान लीजिए मैंने एक शिप लिया, यहाँ से घुस रहा हूँ, वर्म होल का दूसरा एंड ये है, बीच में कोलैप्स कर जाए, कितनी स्पीड से पता है, कितनी? फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये स्टीफन हॉकिंग ने कहा। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, हम इंसान यूनिवर्स में कोई भी चीज़
स्पेस टाइम फैब्रिक पे स्पीड ऑफ लाइट तेज नहीं चल सकती। वही तो आप अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी जाना चाहो तब भी वो कोलैप्स कर जाएगा आपसे तेज, क्योंकि यूनिवर्स को अपने कंजक्चर क्रोनोलॉजी बचानी है। तो आपको हमें पता चल यूनिवर्स कितना शातिर है यार, हमें एक लिमिटेशन दे दी कि इस स्पेस टाइम पे तुम स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकते, स्पेस टाइम खुद चल सकता है, इसलिए यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज एक्सपेंड कर रहा है। एंड एक्चुअली इसका ये भी था, मैं ढूंढ रहा था एक नोविकोव सेल्फ सस्टेनिंग प्रिंसिपल ऐसा कुछ है, मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि उस पे तो हमने उस पे शायद बात भी की थी। हाँ, अभी मतलब वो सिमिलर हाँ, है, बट इस पे एक और चीज ये है कि इसका रीजनिंग भी बहुत अच्छा है जो उन्होंने दिया था कि हमारा जो यूनिवर्स है फिलहाल जितना हम अभी उसे समझते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट पे चलता बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर हम पास्ट में ट्रैवल कर गए और इस तरह हाँ, डिस्टर्ब कर दिया तो ये कॉज एंड इफेक्ट कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समथिंग लाइक दिस इज इवन पॉसिबल इन द फर्स्ट। और यहाँ आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, ये नहीं डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज। वो क्या बोलते हैं कि हर पॉसिबिलिटी के लिए एक यूनिवर्स बन जाता है। बाय द वे ये क्वांटम मैकेनिक्स की जादुई दुनिया को ख़त्म करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने दिया था, मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने कहा था हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं उसे, हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, ठीक है ये आइंस्टाइन साहब बने थे, मूवी जरूर देखिएगा जो हमने शॉर्ट फिल्म डाली है, गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस। तो ऑब्जर्वेशन अगर रिजल्ट चेंज कर सकता है तो एक जादू है कि मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब वो मुझे अपना रिजल्ट देगा। इसी को बचाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के लोगों ने क्या किया, रिजल्ट के ये बताया कि रिजल्ट नहीं आता है, बेसिकली हर पॉसिबिलिटी के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं। वाह। और हम कोई एक स्पेसिफिक हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम रिजल्ट चेंज नहीं करते, हम किसी एक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में से किसी एक यूनिवर्स में चले जाते हैं। तो हर पॉसिबिलिटी के लिए यूनिवर्स है, तो आप जादू नहीं कर रहे हो, आप बस किसी एक टाइमलाइन में हो जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे करके स्टोन को लेके आते हैं और वो देते हैं थैनोस को, ताकि आगे चल के उस टाइमलाइन में अपने आयरन मैन साहब आएंगे और बोलेंगे आई एम आयरन मैन एंड ठक। डेडपूल का सीन याद आ गया, इतने सारे डेडपूल। एक और क्वेश्चन मान लेते कि हर पॉसिबिलिटी के लिए एक अलग यूनिवर्स है, हाँ, तो भी ये फ्री विल फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, कि मान लो मैं चला गया पास्ट में, हाँ, मैंने कुछ एक चीज चेंज कर दी, अब एक नई टाइमलाइन शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट या जो भी कह लो, या क्वांटम मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी कह लो, तो भी नाउ आई हैव सेट इन मोशन अ होल डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स जिसको अब मैं फिर चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी मैं उसमें अभी इसको अच्छे से समझा देता हूं। मैं मेरे दिमाग में खिचड़ी बन गई है जो आपको समझ आ रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात क्वांटम वो वर्म होल को स्टेबलाइज करने से दिक्कत क्या आ रही है। आप ये समझ जाओगे अगर हमने वर्म होल स्टेबलाइज कर दिया तो हम इस धरती से उस 55 लाइट ईयर पुरानी दूर जो धरती है, जो प्लेनेट है, उस पर आराम से पहुंच जाएंगे। दिक्कत आ रही है सारी कि हम स्टेबलाइज नहीं कर सकते, जैसे वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे अभी, तो वो डिस्टेबलाइज नहीं होते। तो स्टेबलाइज करने का दिक्कत क्या है कि अगर मैंने स्टेबलाइज किया तो स्पेस और टाइम जुड़ सकता है, और अगर जुड़ सकता है तो इसका मतलब मैं अपने पास्ट में जाके पास्ट चेंज कर सकता हूँ। ये तभी हो सकता है दीक्षित साहब जब यूनिवर्स खुद चाहे कि मैं पास्ट में जाऊँ। यूनिवर्स ने इंटरस्टेलर मूवी में हमने एक चीज़, इंटरस्टेलर मूवी में आप एक एंडिंग के हिसाब से आपका क्या लगता है कि या ये यूनिवर्स ही करवा रहा था या उसके पास फ्री विल थी कि मैं फ्री हूँ। वो पूरी मूवी में क्या चाहता है, लाइब्रेरी को अपने जब आखिर में ब्लैक होल में गिर जाता है, लाइब्रेरी को तोड़ रहा होता है कि डोंट गो डोंट गो डोंट गो। तो आप ये बताओ कि आपको लिटरली लगता है उस मूवी से भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि उसके पास फ्री विल थी कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, या उसको जाना तय था? कि अगर वर्म होल, देखो वहां पे भी वर्म होल स्टेबलाइज हुए थे, उसकी इसी हिसाब से समझो वहां पे भी एक वर्म होल स्टेबलाइज था। आप मूवी देखो तो कूपर को जाना ही था, वो कितनी ही ट्राई कर लिया, इसलिए आखिर में क्या वो डायलॉग आता है जिसमें बोलता है कि आई थिंक दे डिडंट ब्रिंग अस हियर टू चेंज द पास्ट। ओके, समझ रहे हो मूवी का भी मतलब क्या आ रहा है? जैसे आपने चालू किया था कि वर्म होल को स्टेबलाइज करने का मतलब क्या है, यूनिवर्स चाहता है कि अब ऐसे ही चलना है। तो अगर अब ऐसे ही चलना है तो डॉक्टर साहब और मेरी थोड़ी बहस भी हो जाती है इस पॉइंट पे। तो आपको क्या लगता है, अगर यूनिवर्स चाह ही रहा है कि हम इसी पाथ पे चले, दोनों सवाल है ये, तो हमारे पास फ्री विल है या फिर फ्री विल नहीं है? ये स्टेबलाइज से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप कितने साल जिए? अभी तो 30 साल होने वाला है। 30 साल हुए? कितना लंबा समय था आपके लिए? बहुत लंबा समय, 30 साल काफी लंबा समय। अब शायद कॉस्मिक स्केल पे 30 साल क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हाँ है ना। मैं फ्री विल को कुछ इसी तरह दूँ, अच्छा ठीक है, कि
मान लेते हैं कि ऑन अ लार्जर स्केल सब कुछ सीक्वेंशियली डिसाइडेड है कि जो होना है वो तय है, मगर हमारी लाइफ में शायद हमारे पास इतनी पावर है कि हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे इसी कोर्स को थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो मैं अगर आज अगर मैं दुनिया का फास्टेस्ट मैन नहीं हूँ तो मैं बिलीव करके मेहनत करके फास्टेस्ट मैन बन नहीं जाऊँ। ठीक है, जो फास्टेस्ट मैन है वो कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, वो ही फास्टेस्ट मैन है, मैं नहीं। मगर आई कैन गेट फास्टर, आई कैन गेट अ लॉट फास्टर, बट स्टिल बिकॉज अभी तक हमने वॉर्म होल स्टेबलाइज नहीं किया है। मैं ये बोल रहा हूँ अभी तो हम मान ही रहे फ्री विल है। दीक्षित अपने पास फ्री विल है, आज आपको वीडियो में आना था नहीं आना था, मुझे आना था नहीं आना था, ये मैं फ्री विल लग रही है हमें कि आज मन नहीं था नहीं करते रिकॉर्ड, आज मन था कर लिया रिकॉर्ड। अभी तक तो हम समझ ही रहे हैं, हमें अभी तक तो हम मान ही रहे हैं कि फ्री विल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन वॉर्म होल स्टेबलाइज हो गया, और वॉर्म होल स्टेबलाइज होने का मतलब यही हो जाएगा कि मैं अपने पास में जाके पास को चेंज कर सकता हूँ। जैसा इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया कि वो पास को चेंज नहीं करवाना चाह रहे थे, इसका मतलब क्या था, वो टाइमलाइन सो कॉल्ड वैसी ही लिखी हुई थी। यही सवाल है। अगर मैं आपसे दोबारा सवाल पूछता हूँ, पहले दीक्षित साहब से पूछ लेता हूँ इस बारे में कि अगर मैंने वॉर्म होल स्टेबलाइज कर दिया तो दीक्षित साहब आपको लगता है कि क्या फ्री विल बचेगी हमारे पास, या यूनिवर्स वैसे ही चलना चाहता है जैसे वो चल रहा है आफ्टर स्टेबलाइजिंग वॉर्म होल्स? लग तो रहा है कि जैसे वो चाहता है वैसे ही हम चलाए जा रहे हैं। और क्योंकि लेकिन अब शिप ऑफ थीसियस कहाँ है? हाँ, सोचो, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, इधर है या उधर है कौन से सही। इसमें ठीक है, इसमें एक और ये चीज ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि अगर इफ थिंग्स आर फिक्स्ड है ना, और अगर वर्म होल स्टेबलाइज हो गया तो डेफिनेटली ये एक चीज तय हो जाएगी कि हम क्या कहते हैं, पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते मगर फ्यूचर मैनिपुलेट किया जा सकता है। नहीं, कैसे, क्यों नहीं? दीक्षित आप फिर से इंटरस्टेलर की मूवी, इसलिए बोलता हूँ इंटरस्टेलर वन ऑफ द मास्टरपीस है। उसने क्या किया, जो बीइंग थे उन्होंने एक वॉर्म होल स्टेबलाइज करके वहां रखा ताकि कूपर अपनी बेटी को छोड़ के निकले, वॉर्म होल से घुसे, गारगेंचो था ना ब्लैक होल का नाम जिसके अंदर कूदा था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं, गारगेंचो नाम, जैसे गारगेंचो में कूदा था। गारगेंचो में कूदने के बाद वो लोग वहां पर एक टेसरेक्ट बना के रखे ताकि वो ब्लैक होल के अंदर से क्वांटम ग्रेविटी की इंफॉर्मेशन भेज सके। कहाँ? बैक टू द पास्ट, बैक टू द पास्ट। तब ये पूरा साइकिल देखो, क्या यूनिवर्स ने पास्ट चेंज करवाया या फ्यूचर चेंज करवाया? नहीं, यूनिवर्स को पता है कि फ्यूचर में अगर मुझे जाना है तो मुझे इस पास्ट को ऐसे ले जाना होगा। इवेंचुअली पास्ट और फ्यूचर की एक साइकिल खत्म हो जाएगी। तो ये क्लोज टाइम कर्वेचर, क्लोज टाइम, यही साबित, वही बोल रहा था, ये साबित हो जाएगा कि टाइम जो है वो सो कॉल्ड लीनियर नहीं है। टाइम एक लूप है जहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि ये पास्ट से फ्यूचर है, लेकिन एक लूप में बनता है और फ्यूचर अपना फ्यूचर बचा सके इसलिए पास्ट को बोल रहा है कि फ्यूचर बनाओ। जैसे जीवन भी एक लूप है और अंत ही आरंभ है। ये बात है, यही मैं बोल रहा हूँ। तब साबित होगा कि फ्री विल नहीं है। कूपर कितना ही कर लेता तभी उसके दिमाग में चक्षु खुले कि उसने हमें यहाँ पास्ट चेंज करने को नहीं भेजा है। वो तो रो रहा था कि नहीं प्लीज डोंट गो स्टे, लाइब्रेरी किताबें गिरा रहा था, स्टे नहीं था वो, मतलब उसका मतलब यही था कि तभी वो घड़ी छोड़ के गया था। और उसने क्या बोला कि उसने जब उससे पूछता है उसका जो मशीन है कि तुम्हें क्या कैसे पता कि वो उसको देखेगी, तो बोलता है आई नो, कि प्यार उस इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर रहा है उनके हिसाब से, और वो उसकी घड़ी की इन्फॉर्मेशन टिक 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 करके क्वांटम ग्रेविटी की इन्फॉर्मेशन वहाँ फेंक देता है। और यही लिखा हुआ था। दैट्स वाई ऐसे कि अगर वॉर्म होल स्टेबलाइज हो गया ऑलमोस्ट जीरो पॉसिबिलिटी कि हमारे पास फ्री विल है, क्योंकि फिर टाइम एक लीनियर चीज ना होके टाइम एक लूप है। नहीं फ्री विल नहीं है, फ्री विल नहीं है, और फ्री विल नहीं है इसका मतलब लूप है। फ्री विल है, अच्छा बोला था, तो इसका मतलब फ्री विल नहीं है, यही बोलना चाह रहा हूँ, आप समझे? नहीं समझ तो मैं पहले भी, मतलब इसलिए हम बहस कर रहे थे बारे में, बहस करने का मन था। लेकिन शिप ऑफ थीसिस का एग्जांपल मेरा अभी तक दिमाग घुमा रहा है यार। नहीं बस बहुत अच्छी मूवी है यार, वो भी मैं मूवी नहीं देखी आपने? मूवी देखो यार, शिप ऑफ थीसिस आई थी 2012-13 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आनंद तिवारी हैं डायरेक्टर, और नीरज का भी वहाँ से मुझे उनका मतलब ऐसा लगा था कि अरे यार क्या कमाल के एक्टर हैं। अब देखो उसमें तुम्बाड़ देखिए ना आपने, तुम्बाड़, सोहम शाह भी है, नहीं तो एक और चीज, अभी जैसे फ्यूचर के जो बींग्स से इंटरस्टेलर का एग्जांपल देते हैं, फ्यूचर के जो बींग्स
अगर वो ऑलरेडी उस समय पर पहुंच गए, वो एक पर्टिकुलर वर्ल्ड देख रहे हैं, तो उन्होंने क्यों ऐसा एक टेसरैक्ट बनाया जिसके थ्रू मतलब ये सब खिचड़ी बन सके? क्योंकि फ्यूचर जो गया है वो उसी पास से होते हुए गया है। एक्चुअली में जो कूपर और वो सब स्टेबलाइज करके उन्होंने अपना वर्ल्ड बनाया था, वही वर्ल्ड आगे चल के उनका बन जाएगा। ये भी फिर किसी ने क्रिएट नहीं किया ना, ये था क्या जो टेसरैक्ट था वो भी इन प्लेस पहले से ही था ना। नहीं, उन्होंने बाद में वही तो बोला। देखो इसको इसलिए बोला, इसको लूप समझो। यहाँ पे कोई डिफाइंड पास्ट और फ्यूचर नहीं है, ये एक लूप है। पास्ट ही फ्यूचर है। उन फ्यूचर वालों के लिए उनका फ्यूचर अगला क्या था कि उनको पास्ट में आके बोल रहा है कि भैया यहाँ पे आओ। इसको ऐसे समझो, थोड़ा वर्ड्स कंफ्यूज कर जाएंगे कि जो फ्यूचर के बीइंग होंगे उनको पता है कि उनका अगला फ्यूचर ये है कि वो एक ऐसी चीज़ें बनाएंगे ताकि उनके पास्ट में कूपर को बुला के वापस लाया जा सके। वो जो हमारे लिए टेक्निकल टर्म्स में पास्ट है, वो फ्यूचर बीइंग का फ्यूचर है। पोएट्री हो गई। खत्म कर। तो ये चीज़ें हैं। आई होप बहुत सी कंफ्यूजन बढ़ी होगी, बहुत सी कंफ्यूजन का सवाल का जवाब मिल गया होगा। हर कहीं सुनी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आज हम देख रहे हैं क्या वही सत्य है या जो बीता हुआ है उसमें कुछ सच है कि नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आंसर ही नहीं हुआ। कौन सा? क्या हम अपने पास्ट को फिर देख पाएंगे? क्या हम अपने पास्ट को देख पाएंगे, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई वर्महोल स्टेबलाइज हो जाएगा, तो आइंस्टाइन के हिसाब से पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जो है ना, एक सारा एक चीज़ डिफाइंड स्पेस फैब्रिक पे बिछा हुआ है। तो फ्यूचर भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और प्रेजेंट तो हम जी रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। और अगर सही में हम फ्यूचर में जाके वर्महोल बना सकते हैं तो अब तक बन चुका होता। हमको कोई आता और यहाँ से कैफे के डोर से निकल के बोलता है, निकल के आए हैं लोग कि यस आई एम फ्रॉम फ्यूचर, क्या टाइमिंग है, ये चीज़ वहाँ होती। ये चीज़ अभी नहीं हो रही है। इसका मतलब अनंत काल के फ्यूचर तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। पूछ लो, क्या पता हो। नहीं भाई, नहीं हो सकती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन सब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कोई फ्यूचर से बंदा नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में कोई वर्महोल स्टेबलाइज नहीं हुआ है। इस किस्से, कहानियाँ, गाथाएं बस दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, थोड़ी फैंटेसीज फैलाने के लिए और थोड़ा दुनिया को अनंत मानने के लिए हम ये कहानियाँ बनाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में सब चीज़ डाल देते हैं। फिजिक्स और साइंस अलग वे में बिहेव करती है और इसी के ऊपर ये चीज़ें थी, इसी के ऊपर ये वीडियोस भी थी। मगर क्या हम अगर ये सब टॉपिक्स इस तरह डिस्कस करके इन सब मिथ्स को तोड़ के क्या इन चीज़ों का मजा बिगाड़ रहे हैं? देखो यार, बात यह है कि मैं काली तख्ती पे सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। हमारा काम है सही को सही करना, टाट को रेशम क्यों कहे। ज़रूरी है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही क्यों ना पेश किया जाए। ये बाय द वे मंटो मूवी का डायलॉग है, बहुत अच्छी मूवी है। इसी कन्फ्यूजन पे, शायद सॉल्यूशन पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि ना हम अपना पास्ट देख सकते हैं, हम किसी दूसरे बीइंग का पास देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कोई प्लेनेट जो कि यहाँ पे 55 लाइट ईयर दूर है, तो हम उस प्लेनेट का तो पास देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी उस प्लेनेट को 55 साल पुराना देख रहे हैं। लेकिन हम अपना पास्ट नहीं देख सकते। उसके लिए टेलीपोर्टेशन लगेगी, शिप ऑफ थीसियस एक बात हो गई। उसके लिए वर्महोल लगेगा, कन्फ्यूजन, कंजक्चर। इसका मतलब हम अपना पास्ट नहीं देख सकते। तो जो चीज़ें आपको बोली जाती है, सुनाई जाती है, कही जाती है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई है, ये आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी। इसलिए मैंने अपनी जो रिसेंट रील थी उसमें डायलॉग भी बोला था कि ले दे के हमारे पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखे दुनिया को किसी और की नज़र से। इस दुनिया को अपनी बुद्धि से समझिए, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग से समझिए। हर कहीं सुनी बात पर यकीन करेंगे, ऐसे एक फिलॉसफी कहती है कि दुनिया में सबसे झूठे इंसान वो होते हैं जो दुनिया की हर कहीं सुनी बात पे यकीन कर लें। बुद्धि मिली है यार, थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी साइंस की बातें करेंगे, जल्दी मूवी की बातें करेंगे। ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत देर तक मैं लगता है आपको बोर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को डॉक्टर साहब यहीं ख़त्म करें। यस, धन्यवाद, जय जय हिंद।